बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है इतिहास कब, कहाँ, कब और कैसे। पूर्व की कक्षा में हमने प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पढ़ा। हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर 7वीं सदी की अवधि में प्राचीन भारत के इतिहास और भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। इस कक्षा में हम मध्ययुगीन काल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मध्ययुग के इतिहास का अध्ययन एक देश का दूसरे देश से बिल्कुल भिन्न होता है। यूरोप में मध्ययुगीन इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी से माना जाता है और इसका अंत 15वीं शताब्दी में माना जाता है, जबकि भारत का मध्ययुगीन इतिहास 8वीं सदी से शुरू होकर 18वीं सदी तक माना जाता है। इस अवधि के दौरान भारत में अपने लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में बहुत से उल्लेखनीय बदलावों को देखा गया है। बच्चों, इसके पहले की कक्षा में आप लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़े होंगे। इतिहास को समय अवधि के अनुसार 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस क्लास में, इस कक्षा में हम लोग मध्ययुगीन भारत के इतिहास, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मध्ययुग के इतिहास का अध्ययन जो है एक देश का दूसरे देश से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यूरोप में मध्ययुग का इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी से शुरू होता है और 15वीं शताब्दी में समाप्त होता है। लेकिन भारत में मध्ययुग का इतिहास 8वीं सदी से शुरू होता है और 18वीं सदी तक माना जाता है। इस इतने दिनों के पश्चात भारत में बहुत से परिवर्तन देखे गए, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में बहुत से उल्लेखनीय बदलाव आए, जिसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव। किसी भी क्षेत्र का भूगोल वहाँ के इतिहास को प्रभावित करता है। भारत के संदर्भ में भी यह बात सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल का व्यापक प्रभाव इसके इतिहास पर पड़ा है। भूगोल किसी खास क्षेत्र के विकास को निर्धारित करता है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर्यावरण अनुकूल हैं, वहाँ घनी आबादी पाई जाती है। बाहरी प्रभाव या विदेशी प्रभावों के आने से लोगों की संस्कृतियाँ भी प्रभावित होती है। वही प्रतिकूल पर्यावरण वाले क्षेत्रों में आबादी का घनत्व कम पाया जाता है। उन जगहों पर संस्कृति अपेक्षाकृत बाहरी प्रभावों से लगभग बची रहती है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि हमारे इतिहास पर भूगोल का कैसा असर होता है। क्या असर डालता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप जो है का इतिहास इसके भूगोल से काफ़ी प्रभावित हुआ है। भूगोल किसी खास क्षेत्र के विकास को निर्धारित करता है। किसी क्षेत्र की अगर भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, किसी क्षेत्र का पर्यावरण अगर बहुत अच्छा है, जीवन जीने के सभी अनुकूल साधन अगर वहाँ उपस्थित हैं, तो उन क्षेत्रों की आबादी जो होती है वो घनी पाई जाती है, घनी होती है बाकी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। भारत में जैसे उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, जो जलोढ़ मृदा से बना है, वो भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। बाहरी प्रभाव या विदेशी यात्रियों के आने से भी किसी देश की संस्कृतियाँ प्रभावित होती है। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ है। जब जिस देश के लोग हमारे देश में व्यापार करने, घूमने, रहने के लिए आए, उनकी संस्कृतियों को हमने अपना लिया और वो लोग हमारी संस्कृतियों को सीखे। तो ये संस्कृति जो है हमारे हर क्षेत्र में बाहरी संस्कृतियां हमें दिखाई देती है, उसका प्रभाव हमारे समाज में दिखाई देता है। जैसे हमारे पोशाक को ही ले लीजिए। भारत का पोशाक
महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता था। धोती कुर्ता पगड़ी ये सभी, जिसको हम लोगों ने नज़रअंदाज किया है और पश्चिमी देशों के पोशाकों को हमने धारण कर लिया। वही हमारे अभी पोशाक बन गए हैं, उसी को हम लोग पहन रहे हैं। अब हमारे भारतीय भोजन को ही ले लीजिए, भारतीय व्यंजन को, जो दूसरे देश से लोग आते हैं हमारे देश के भोजन को बहुत पसंद करते हैं। हम दूसरे देशों के भोजन को भी, अभी विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे देश में भी बन रहे हैं। चाइनीज़ फूड, जापानी फूड, ये फूड वो फूड, ये सब हमारे देश के नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने दूसरे देश से संपर्क स्थापित किया। उसके फलस्वरूप हम लोग उसको खाना बनाना सीख गए। तो हमारी संस्कृतियों पर विदेशी यात्रियों के आने का प्रभाव दिखाई दिया और भी सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने विदेश की संस्कृति को अपनाया है और विदेशी लोग भी हमारी संस्कृति को अपनाए हैं। उसका असर थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिल रहा है। यही प्रतिकूल पर्यावरण, भारत के ऐसे क्षेत्र जहां प्रतिकूल पर्यावरण है, जीवन जीने के अनुकूल साधन मौजूद नहीं है, सभी अनुकूल साधन मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे अरबों और यूरोपीय लोगों के संपर्क में आने के बाद भारत की संस्कृति भी मानचित्र अंकन विज्ञान सीख लिया। उन क्षेत्रों में जहाँ पर्यावरण अनुकूल नहीं है, वहाँ घनी आबादी नहीं पाई जाती है। अब भारत के उन दूरस्थ क्षेत्रों को देख लीजिए, जहाँ पर जीवन जीने के अनुकूल साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ की आबादी घनी भी नहीं होती है और वहाँ पे विदेशी यात्रियों के संस्कृति का प्रभाव उसके ऊपर बहुत कम दिखाई देता है और वहाँ का घनत्व भी कम पाया जाता है। इन जगहों पर संस्कृति अपेक्षाकृत बाहरी प्रभावों से लगभग बची रहती है। वो लोग दूसरे जगह की संस्कृति को बहुत कम सीख पाते हैं। मानचित्र और मध्ययुगीन भारत। मानचित्र का रेखा चित्र तैयार करने या बनाने की कला या प्रक्रिया को मानचित्र अंकन विज्ञान कहते हैं और जो व्यक्ति मानचित्रों को तैयार करता है उसे मानचित्रकार कहा जाता है। प्राचीन भारत में लोग मानचित्र अंकन विज्ञान से अनजान थे। वास्तव में मध्ययुगीन काल में विश्व भर में व्यापार की वृद्धि और साम्राज्यों के विस्तार ने सटीक मानचित्रों की आवश्यकता को जन्म दिया। सबसे पहले अरबों और यूरोपीय लोगों ने मानचित्र अंकन विज्ञान को विकसित किया। उन्हें मानचित्र की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वे जमीन और समुद्र के रास्ते लंबी यात्राएं किया करते थे। अरबों और यूरोपीय लोगों के संपर्क में आने के बाद भारत में भी लोगों ने मानचित्र अंकन विज्ञान को सीख लिया। चलिए हम लोग मानचित्र अंकन विज्ञान को समझते हैं। मानचित्र अंकन विज्ञान क्या है? तो मानचित्र या रेखाचित्र तैयार करने या बनाने की कला ही मानचित्र अंकन विज्ञान कहलाता है और जो व्यक्ति मानचित्रों को तैयार करता है उसे मानचित्रकार कहा जाता है। प्राचीन भारत में मानचित्र से लोग अनजाने थे, कुछ नहीं जानते थे उनके बारे में, लेकिन मध्य युग में विश्व भर में व्यापार की वृद्धि हुई, साम्राज्यों का विस्तार हुआ। एक दूसरे देश से लोग अन्य जगह जाकर व्यापार करना चाहते थे, व्यापार बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए उन लोगों को मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। तब उन लोगों ने मध्य युग में मानचित्र बनाना शुरू किया। सबसे पहले अरब देशों के लोग और यूरोपीय देशों के लोगों ने मानचित्र अंकन विज्ञान को विकसित किया, बनाना शुरू किया। उन्हें मानचित्र की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अरबी देशों के लोग, यूरोपीय देशों के लोग दूसरे उपमहाद्वीप में जाकर व्यापार करते थे और उसके लिए वे लंबी समुद्री यात्रा तय करते थे। जमीन के रास्ते कई दिनों तक चलकर, पैदल चलकर वो लोग यात्राएं करते थे। तो इसके लिए उनको लगा कि अगर मानचित्र होगा तब हम लोग सही रास्ते से जा पाएंगे और ऐसे जगह को हम लोग
जा पाएंगे जहां उनका व्यापार अच्छा से चले। इसके लिए उन लोगों ने मानचित्र बनाना सर्वप्रथम शुरू किया। अरबों और यूरोपीय देशों के संपर्क में आने से भारत के लोगों को भी मानचित्र अंकन विज्ञान बनाने की जरूरत पड़ी और वो लोग सीखकर बनाना शुरू किए। बच्चों, ये जो आप लोग मानचित्र देख रहे हैं, ये मध्य युग में अरबी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया एक मानचित्र है जो अभी के मानचित्र से बिल्कुल अलग है। इसमें भारत के, ये विश्व का मानचित्र है लेकिन भारत के दक्षिणी भाग को दिखाया गया है जो कि उत्तर में दिखा रहा है। इसमें ये गोल घेरे वाले जो भाग है, घेरा वाला, वो श्रीलंका को दर्शा रहा है और बाकी जो ब्लैक शेडिंग किया हुआ जो भाग है वो समुद्र दिखाया गया है। ये अभी के मानचित्र से बिल्कुल अलग है और भारत के दक्षिणतम भाग को ऊपर दिखाया गया है। यही इस मानचित्र में बताया गया है। ग्यारह सौ 54 ईस्वी में एक अरबी मानचित्रकार इल इदिसी ने विश्व का मानचित्र तैयार किया। मानचित्र जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को विस्तार से दर्शाता है। उनमें ही विश्व मानचित्र का एक अंश है। मानचित्र एक के बनने के करीब 600 वर्षों बाद मानचित्र 2 का फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा 1720 ईस्वी में बनाया गया। यह इग्लिन्स द लिसे के शुभो मानचित्र वाली एक भाग था। यद्यपि दोनों ही मानचित्र एक ही क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाते हैं, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखिए, ये पहला मानचित्र जो अभी हम लोग देखे वो 1154 ईस्वी में एक अरबी मानचित्रकार अल इदसी ने विश्व का मानचित्र तैयार किया है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के दर्शाया है। जो अभी हम लोग उस मानचित्र देखे उनमें जो विश्व का मानचित्र है वो मानचित्र एक के बनने के 600 वर्ष बाद एक फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा 1720 में ये दूसरा मानचित्र तैयार किया गया। यद्यपि दोनों ही मानचित्र एक ही क्षेत्र के बारे में बनाया गया है, एक ही क्षेत्र भारतीय महाद्वीप को दिखा रहा है, लेकिन दोनों में काफी एक दूसरे में भिन्नता पाई गई है। मानचित्र एक में दक्षिण भारत और श्रीलंका को ऊपर दर्शाया गया है, अर्थात यह दक्षिण भारत को यहाँ दर्शाता है जहाँ वस्तुतः उत्तर भारत होना चाहिए, जबकि मानचित्र 2 के संदर्भ में यह बात सही नहीं है। इसमें दक्षिण भारत और श्रीलंका को मानचित्र के नीचे दर्शाया गया है, जैसा कि अभी के मानचित्र में दिखाया जाता है। देखिए बच्चों, मानचित्र 1 को आप लोग देखिए। पिछले इसमें बताया आपको कि मानचित्र 1 में वो विश्व के मानचित्र का एक भाग था जो अरबी मानचित्रकार अल इद्रिसी द्वारा बनाया गया था। उस मानचित्र में भारत के एक भाग को दर्शाया गया है। एक मानचित्र में श्रीलंका को, जो भारत का दक्षिणी छोर है, उसको ऊपर दिखाया गया है और दक्षिण भारत को ऊपर दिखाया गया है और उत्तर भारत को जहां होना चाहिए वहां दक्षिण भारत को दिखाया गया है। जबकि मानचित्र 2 में यह सही नहीं माना गया है। मानचित्र 2 में दक्षिण भारत को जहां अभी नीचे है वहां दिखाया गया है और उत्तर को अभी जहां होना चाहिए वहां दिखाया गया है। मानचित्र 1 में जगहों के नामों की अरबी भाषा में दर्शाया गया है और कुछ जाने माने नामों का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से किया गया है।
जबकि मानचित्र 2 के बनने के समय तक उपमहाद्वीप के बारे में उपलब्ध सूचनाएं काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। मानचित्र 2 हमारे लिए ज़्यादा सुपरिचित है। इस प्रकार से इन दोनों समयों में मानचित्र अंकन विज्ञान एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हो चुका था। यही कारण है कि प्राचीन समय में दस्तावेजों, मानचित्रों और लेखों के अध्ययन में इतिहासकार की दी गई सूचनाओं के संदर्भ में उनका अर्थ निकालने और समझते हैं। अब देखिए बच्चों, मानचित्र 1 जो है वो मध्यकाल में ही लिखा गया है, लेकिन वो अल इद्रिसी अरबी मानचित्रकार द्वारा लिखा गया है, जो अभी के मानचित्र से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, क्योंकि वो विश्व के मानचित्र का एक भाग दर्शाया गया है जिसमें भारत के दक्षिणी भाग को ऊपर दिखाया गया है। ये अभी के मानचित्र से बिल्कुल अलग है, समझ में भी नहीं आता है, और उसमें जो कुछ जगहों के जो नाम लिखे गए हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मानचित्र 2 के बनने के समय उपमहाद्वीप के बारे में उपलब्ध सूचनाएं काफ़ी हद तक अभी बदल चुकी है, लेकिन मानचित्र 2 अभी हमारे लिए ज़्यादा सुपरिचित है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पा रहे हैं। अभी के मानचित्र से मिलता जुलता मानचित्र वो मानचित्र 2 है। इसको फ्रांसीसी यूरोपीय ये मानचित्रकार ग्यूलाम द लिस्ले द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से इन दोनों समयों में मानचित्र अंकन विज्ञान एक दूसरे से काफ़ी अलग है। मानचित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय में के दस्तावेज, मानचित्र और लेखों के अध्ययन में इतिहासकार की दी गई सूचनाओं के संदर्भ में उनका अर्थ निकालने और समझते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बदलते नाम। ऐतिहासिक अभिलेख कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों में इन भाषाओं में कुछ बदलाव आए हैं। उदाहरणार्थ, मध्ययुगीन फारसी भाषा आधुनिक फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है। यह बदलाव न केवल व्याकरण और शब्दकोश में आया, बल्कि शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आए हैं। उदाहरणार्थ, हिंदुस्तान पद का अर्थ समयानुसार बदलता जा रहा है। अब देखिए, ऐतिहासिक अभिलेख जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं अभी, उसमें वो कई भाषाओं में लिखे गए हैं। जब जब जिस राजा का शासनकाल रहा, जिस भाषा उस समय जो भी भाषाएं उस समय बोली जाती थी, तो उसमें उस भाषा में अभिलेख लिखे जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों में इन भाषाओं में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। उसी तरह मध्य युग में फारसी भाषा जो बोली जाती थी, वो अभी आधुनिक युग के फारसी भाषा से बिल्कुल अलग है, काफ़ी भिन्न है, भिन्नता देखी गई है। यह बदलाव सिर्फ भाषा में ही नहीं है, व्याकरण में, शब्दकोश जो शब्दों हैं उसके अर्थ में भी बदलाव आया है। जैसे हिंदुस्तान एक शब्द है, इसको ही ले लीजिए। हिंदुस्तान पद का अर्थ समय के अनुसार बदलता जा रहा है। पहले कुछ और था, अभी हिंदुस्तान हम लोग भारत को कहते हैं। देखिए बच्चों, ये मानचित्र है जो मध्य युग काल में फ्रांसीसी मानचित्रकार ग्यूलाम द लिस्ले द्वारा बनाया गया है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है, जो कि भारतीय महाद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा लगभग दिखाया गया है, और आधे मानचित्र को इसमें दर्शाया गया है। लेकिन ये जो है अभी के मानचित्र से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन इसमें नाम जो भारतीय उपमहाद्वीप में और बहुत सारे जगहों के नाम हैं, उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज नामक लेखक व इतिहासकार ने हिंदुस्तान को पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि से परिभाषित किया। उसने
इस शब्द का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण वाली भूमि के लिए राजनीतिक संदर्भ में किया था। अब देखिए 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज नामक एक लेखक और इतिहासकार था जो हिंदुस्तान किसे बताया, तो पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच की भूमि को उसने हिंदुस्तान बताया। उसने इस शब्द का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण वाली भूमि के लिए राजनीतिक संदर्भ में बताया। मतलब इन सभी जगहों हिंदुस्तान का वो भाग, अभी के हिंदुस्तान का वो भाग जो पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच की भूमि था, जिस पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण था, उसको उसने हिंदुस्तान बताया। कौन बताया? मिनहाज ए रिसाज नामक लेखक व इतिहासकार ने। जबकि 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द से भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, वन एवं अन्य वन्य जीव और यहाँ रह रहे लोगों की संस्कृति को परिभाषित किया। अमीर खुसरो नाम के एक कवि ने 14वीं सदी में हिंद शब्द का प्रयोग इसी संदर्भ में किया था। इसका राजनीतिक अर्थ नहीं था। देखिए जब 16वीं शताब्दी में बाबर जो था, एक मुगल शासक बाबर जो था, वो हिंदुस्तान शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, वन और वन्य जीव और यहाँ रह रहे लोगों की संस्कृति को परिभाषित किया। इन सभी को उसने हिंदुस्तान कहा। वहीं अमीर खुसरो नाम के एक कवि ने 14वीं शताब्दी में हिंद शब्द का प्रयोग भी हिंदुस्तान के लिए किया। भारतीय महाद्वीप का वो क्षेत्र, मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें वन्य जीव रह रहे हों, वहाँ के लोगों की संस्कृति, इन सभी को उसने हिंदुस्तान कहा, हिंद के नाम से समझा। इसका राजनीतिक अर्थ नहीं था। लेकिन आज हम हिंदुस्तान का अर्थ एक आधुनिक राष्ट्र राज्य से समझते हैं। इस शब्द का अर्थ राजनीतिक और संप्रभुता से है। इसी प्रकार विदेशी शब्दों का अर्थ आज की अपेक्षा पहले भिन्न था। आज इसका अर्थ किसी के भारतीय नहीं होने से है, लेकिन मध्ययुगीन काल में एक विदेशी का अर्थ उस व्यक्ति से था। देखिए अभी हम लोग हिंदुस्तान का अर्थ समझ रहे हैं कि जो प्राचीन भाषाओं में शब्दों के अर्थ थे, उसमें अभी आधुनिक काल में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। अब हिंदुस्तान को अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अर्थ निकाला गया, लेकिन अभी आज हम हिंदुस्तान का अर्थ एक आधुनिक राष्ट्र को समझते हैं। अगर हिंदुस्तान कोई कहे तो भारत हम लोग समझते हैं कि ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। मतलब इस शब्द का अर्थ राजनीतिक और संप्रभुता से नहीं है जो बाबर ने कहा, जिसको अमीर खुसरो ने कहा। इसका संबंध किससे है? एक राष्ट्र से हो गया है अभी आधुनिक समय में। इसी प्रकार विदेशी शब्दों का अर्थ पहले कुछ और था और अभी इसका अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? विदेशी मतलब जो भारत का निवासी नहीं है। तो मध्य युग में शब्दों के कुछ और अर्थ थे और आधुनिक युग में उसी शब्द के कुछ और